गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 3 अगस्त 2021 और हम लोग करने वाले हैं रोज की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, जैसे मैं रोज लेके आता हूं। देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, थैंक यू भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था तो कई सारे स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भी लिखे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया स्पोर्ट्स में इतने कम मेडल्स क्यों लेके आता है जब भी कोई वो इंटरनेशनल कंपटीशन की बात होती है, चाहे वो ओलंपिक्स हो या कोई भी हो। इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा इकोनॉमी होते हुए भी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। और आपसे सजेशन भी मांगा था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं कि फ्यूचर में इंडिया स्पोर्ट्स में आगे जा सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। देखिए हर किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने काफी अच्छे आंसर लिखे, जैसे अमल राय है, सिद्धार्थ पाटिल, जस्ट फूडी, इसने 2-3 आंसर लिखे अच्छा खासे। सिद्धार्थ पाटिल ने भी एक बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखा, बहुत शानदार। रमन कुमार, डेजी छाबड़ा और ये सदीप साहू। इसके अलावा और भी कई स्टूडेंट हैं, देखिए सबके नाम यहाँ पे नहीं डाल सकता मैं, लेकिन आर एस है, कोई स्टूडेंट है उनका नाम आर एस के नाम से, उन्होंने बीफ के रिगार्डिंग बोला है। क्योंकि जब मैंने आपको कल लक्षद्वीप वाला इशू बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि सरकार वहां पे बीफ को बैन करने की कोशिश कर रही है और मिड डे मील में भी जो है वो नॉन वेज को वहां से हटा दिया गया है ना। कल मैंने आपको ऐसा बताया था। तो आरएस का उसमें कहना है कि सर देखिए, ये तो सेंटिमेंट्स की बात है, हिंदू सेंटिमेंट्स की बात है। हिंदूज को बुरा लगता है कि अगर कोई बीफ कंज्यूम करता है तो उसकी सेक के लिए बीफ को हटा दिया जाना चाहिए, दूसरी चीजें हैं कंज्यूम करने के लिए, सो आप कंज्यूम कर जा सकते हो, ठीक है। वो इनका एक अपना पर्सनल व्यू है। लेकिन यहाँ पे देखे दोस्तों ना, कई तरह के व्यू होते हैं। एक एक ना बहुत ब्रॉड व्यू होता है, एक टॉलरेंट व्यू होता है। टॉलरेंट व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे आदमी, जैसे कोई चीज मान लो किसी को बुरी लगी, तो वो मुझे बोलेगा कि यार देखो ये चीज मुझे बुरी लगी है, तुमने ऐसा बोला, आगे से ऐसा मत बोलना। मैं बोलूंगा चलिए ठीक है। कल को वही आदमी फिर से कुछ और बोलेगा, देखो यार चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम ये भी मत बोलो, तुम ये भी मत बोलो, तुम ये भी मत बोलो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी जो है यहाँ पे वायलेशन। देखिए किसी को कोई भी चीज बुरी लग सकती है, अगर आप सिर्फ इसी चीज के लिए बोलना बंद कर दोगे कि दूसरे को चीज बुरी लग रही है, तो आप मेरी बात मान के चलिए, आप मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हर चीज जो है किसी ना किसी को तो बुरी लगेगी ही, है ना। तो एक एक थोड़ा सा ये व्यू होता है। जैसे अगर आप बात करो, जैसे मान लो हिंदूज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वैसे भी डेमोक्रेसी का मतलब और मेजोरिटी का मतलब बिल्कुल अलग होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे सिर्फ मैं रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर तरह की माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आप ये समझिए, अगर मान लो कहीं पे अगर 100 हिंदू रहते हैं या कोई भी मान लो, मतलब 99 अगर वहां पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग रहते हैं और एक आदमी जो है वो किसी दूसरे रिलीजन का है, और अगर 99 लोग ये बोल देंगे कि इस एक दूसरे रिलीजन वाले बंदे को मार दो, इसको फांसी पे चढ़ा दो बिना किसी मर्जी के, क्योंकि हम लोग ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज हम मेजोरिटी हैं, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? दोस्तों बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। अगर 51 लोग ये बोलते हैं कि बचे हुए 49 लोगों को जो है गैस चैम्बर में डाल दो, इनको मार दो, इनको वेलफेयर मत दो, इनको एजुकेशन मत दो, इनको सुविधाएं मत दो, तो क्या ऐसा करना चाहिए? ये डेमोक्रेसी नहीं होता है, ये मेजोरिटेरियन और डिक्टेटरशिप होता है। अगर 51 लोग ऐसा बोलते हैं तो वो नहीं किया जा सकता। इवन अगर 99 लोग भी बोलते हैं कि इस एक आदमी को वेलफेयर मत दो, इसको एजुकेशन मत दो, इसको रहने के लिए घर मत दो, दैट इज ऑल्सो नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब बहुत बड़ा होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ये जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो जो है फिजिकली डिसेबल्ड हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, सिख, मतलब जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनकी उनकी प्रोटेक्शन करना, ये होता है डेमोक्रेसी का मतलब। और मेजोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेमोक्रेसी में कि वह मेजोरिटी माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। माइनॉरिटी जब तक अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगी मेजोरिटी के बीच में, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड सोसाइटी माय दोस्तों। अगर मान लो किसी क्लास में, मान लो मैं क्लास में जाता हूं, अगर वहां पे 100 बच्चे बैठे हैं और अगर उन 100 बच्चों में सिर्फ 4 अगर वहां पे गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स यहाँ पे माइनॉरिटी है ना। जब तक अगर ये गर्ल्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड फील नहीं करेंगी मेजोरिटी बॉयज के बीच में, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। और ये जो मेजोरिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि उनके राइट्स को छीनना। आप इस बात को समझ रहे हो? देखो ये आपको अभी समझने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आप बिगिनर हो, लेकिन इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बनाना तो काफी ब्रॉड होता है। अब ये देखिए, अगर हिंदूज बोलते हैं कि देखिए बीफ को बैन करिए, आप बीफ मत खाइए क्योंकि मुझे बीफ अच्छा नहीं लगता,
कल को मुस्लिम बोलेंगे कि जो हिंदूज को कि आप पोर्क मत खाइए, बिकॉज बहुत सारे हिंदू जो हैं वो पोर्क कंज्यूम करते हैं, कि आप पोर्क मत खाइए, तो वो पोर्क बंद कर देंगे। कल को जो है मुस्लिम्स कुछ और बोलेंगे, आप ये बंद कर दो, हिंदूज कुछ और बोलेंगे, सिख कुछ और बोलेंगे, जैन बोलेंगे कि सब कुछ खाना बंद करो क्योंकि सिर्फ आप जो है सब्जियां खाओ, सारा कुछ नॉन वेज बंद करो। तो आप क्या जैन्स के लिए सब कुछ जो है नॉन वेजिटेरियन खाना बंद कर दोगे? क्या आप मुस्लिम्स के लिए जो है पोर्क खाना बंद कर दोगे? क्या मुस्लिम्स आपके लिए बीफ खाना बंद कर देंगे? इट्स अ वेरी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ऐसे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि देखिए, हो सकता है ये मुझे बुरा लग रहा हो, लेकिन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। दैट इज टॉलरेंट व्यू, है ना। और इसी इसी टॉलरेंट व्यू की वजह से हमारी सोसाइटी इतना ग्रो भी की है और अब तक इतनी प्रोस्पेरस भी रही है। हमारी सिविलाइजेशन शायद इसी वजह से इतने सालों से कंटिन्यू है क्योंकि हम दूसरे के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते आए हैं और कभी हम लोगों ने अपने राइट्स को, अपनी मर्जी को दूसरे के ऊपर नहीं थोपा है। अगर मुस्लिम्स यहाँ पे बीफ कंज्यूम कर रहे हैं देन आई डोंट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर हिंदूज यहाँ पे पोर्क कंज्यूम कर रहे हैं देन इवन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई भी कुछ भी कंज्यूम कर रहा है या कोई भी कुछ पहन रहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई शुड नॉट हैव इवन एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज देयर वे ऑफ लाइफ, दिस इज माई वे ऑफ लाइफ। मैं अपना वे ऑफ लाइफ जीऊंगा, आप अपना वे ऑफ लाइफ जिए। अगर आप दूसरे के लिए चीजों को बंद करने लगोगे तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा दोस्तों। दैट इज अ वेरी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। कल को आप कुछ और डिमांड करने लगोगे, हो सकता है ना। तो वही चीजें हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी यहाँ पे फोकस देखना पड़ेगा और डेमोक्रेसी वाला जो ये प्रिंसिपल है इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। और आपको ये समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी में और मेजोरिटेरियन रूल में फर्क होता है ना। फर्क होता है। अगर 99 लोग किसी बात को बुरा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक आदमी को रोक देंगे और उसको बोलेंगे चलो तुम्हें जेल में डाल देते हैं क्योंकि हमारी मर्जी, हम मेजोरिटी में है। दैट इज मेजोरिटेरियन रूल, दैट इज द डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक अलग लेवल की चीज है, डेमोक्रेसी अपने आप में एक सेपरेट रिलीजन है। तो थोड़ा सा आपको वो समझने की जरूरत है। हालांकि हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर किसी चीज में कुछ ना कुछ सुधार की जरूरत होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपनी मर्जी को दूसरे के ऊपर थोपना जस्ट बिकॉज मैं मेजोरिटी में हूं, दिस इज वेरी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और कल को अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं जो मुस्लिम्स को जो है पोर्क खाना पसंद नहीं है, पोर्क से नफरत करते हैं, तो इसलिए इंडिया से पोर्क बैन कर देना चाहिए। क्योंकि हिंदू जो है इंडिया पे मेजोरिटीज में है, इसलिए इंडिया से बीफ को बैन कर देना चाहिए। ऐसे तो सब कुछ बैन हो जाएगा। हर किसी कम्युनिटी को दूसरी चीजें पसंद नहीं है, बहुत सारी, है ना। तो वो एक तरीका नहीं है हार्मनी के साथ रहने का। हार्मनी के साथ अपनी मर्जी से अगर कोई गिव अप करता है तो एक अलग बात है, लेकिन फोर्सफुली किसी को आप गिव अप कराते हो तो वो बहुत अगली हो जाता है ना। लो एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, सोसाइटी के अंदर जो है वो टसल्स होने लगते हैं एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में। एनीवेज, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज्यादा फोकस कर दिया क्योंकि ये चीजें भी जरूरी होती हैं। ये चीजें आपको किताबों में शायद ना मिले, बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो इसलिए हमारा जरूरी है आपको ये बताना। चलिए, आज हम लोग क्या क्या चीज करने वाले हैं अब यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग J&K के बारे में कल भी बात कर चुके थे, तो आज कोई ज्यादा बात इसके बारे में मैं करूंगा नहीं। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट के बारे में आई विल गो इनटू लिटिल बिट मच डिटेल्स। कंटिन्यूस टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये भी आपको मैं बात कई बार बात कर चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अभी आपके ना J&K, गोगरा, पांगसुंग लेक और ये गलवान वैली आपके सपने में भी आता होगा। मेरे तो आता है भैया, इतनी बार इसको हम लोग कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा आज आपको मैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। आपसे मैं यहाँ पे एक MCQ भी पूछूंगा क्वेश्चन, और आई होप आप उसको भी पार्टिसिपेट करोगे, आंसर दोगे। वर्क फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत शानदार एडिटोरियल है आज का। बिल्कुल नया एडिटोरियल है, इसके बारे में हमने शायद पहले बात नहीं की है अभी तक, तो आज पहली बार बात करने वाले हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक नया अमेंडमेंट बिल भी पास हुआ है पार्लियामेंट में के अंदर जो है, इसको भी हम देखेंगे फ्रॉम GS पेपर 2। चलिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे नए भी हो सकते हैं, मोस्टली बच्चे तो पुराने ही हैं। खैर, जो नए बच्चे होते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप कल वाला भी जो है वीडियो एनालिसिस जाके देखें, जहाँ पे मैंने प्रॉपरली J&K वाला इशू पूरा करवाया हुआ है। मामला यहाँ पे ये फंसता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को डेफिनेटली पाकिस्तान कंट्रोल करता है, और यहाँ पे जैसे जब इंडिया ने 370 हटाया था तो J&K नाउ बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसका स्पेशल स्टेटस चला गया था। इसी तरह का कुछ स्पेशल स्टेटस जो है ना वो गिलगिट बाल्टिस्तान को भी दिया गया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब इंडिया ने 370 को हटा दिया तो पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एफर्ट ले रहा है कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान को दिया हुआ स्पेशल स्टेटस हटा दे।
और उसके लिए उसने कानून बनाया है पाकिस्तान ने, जिसका इंडिया यहाँ पे पूरी तरह से अपोज कर रहा है। और वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान के स्टेटस को चेंज मत करिए, अगर आप इसके स्टेटस को चेंज करोगे तो दोनों देशों के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला यही है। ज्योग्राफी आप थोड़ी सी यहाँ पे जानते ही हो पहले से। ये अक्साई चीन है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सियाचिन ग्लेशियर। और ये वाला जो ब्राउन वाला पार्ट है, दिस वाज लैंड which was earlier controlled by Pakistan but later on this is gifted to China। और यहाँ से जो है वो चाइना का जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी अक्साई चीन से होता हुआ यहीं से जाता है। और दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC। वाई? बिकॉज इंडिया कहता है कि ये मेरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में से जा रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस इज क्लेम्ड बाय इंडिया, एंड इंडिया का यही स्टैंड है कि दिस इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हालांकि चाहे आप कंट्रोल करते हो, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली दिस वुड बी आवर पार्ट। और पार्ट तो यार ये हमारा वैसे 1971 में ही हो जाता, क्योंकि ये पूरे का पूरे पे इंडिया ने ही इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। लेकिन बाद में वो इंदिरा गांधी जी की दरिया दिली समझो आप, या फिर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी समझो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से ये पार्ट जो है हम लोगों ने पाकिस्तान को उनको वापस कर दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर हो गया, तो अभी हम ऐसी सिचुएशन में है नहीं कि स्ट्रांगली इसके ऊपर अटैक करके और ये हथियार लेंगे, क्योंकि भैया उनके पास भी परमाणु बम है। अगर एक आध परमाणु बम दिल्ली पे गिर गया, एक दो मुंबई पे गिर गया, और एक दो कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे वगैरह पे गिर गया, तो हमारा कंट्री तो वैसे भी नो मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहीं से चलती हैं, पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। तो खैर इतना नौबत भगवान करे कभी ना आए, लेकिन स्टिल ठीक है, अभी तक जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। तो यही है गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर। तो इसीलिए जो त्रिमूर्ति जी ने है, इन्होंने बोला है कि J&K इज इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल। इनएलिएनेबल इज अ वेरी वेरी गुड इंग्लिश वर्ड। इसका मतलब होता है कि आप हमें एलिएनेट नहीं कर सकते, मतलब हमें दूर नहीं कर सकते। एलियन होता है ना, एलियन का मतलब होता है कि जो दूर के होते हैं, जो दूसरे प्लेनेट से होते हैं। तो यू कैन नॉट एलिएनेट J&K और गिलगिट बाल्टिस्तान फ्रॉम इंडिया। दिस इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनएलिएनेबल मतलब आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। जैसे मेरी बॉडी है, मेरा हाथ, मेरा पैर है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई होल सिस्टम, दैट इज हाउ गिलगिट बाल्टिस्तान इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए अगली जो न्यूज आती है, दैट इज अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है या आपने अपना पॉलिटिकल सिलेबस कवर कर लिया है तो, और अगर आप चलिए वो भी छोड़िए, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स अगर पढ़ लिए हैं तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पता होगा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में जो है आर्टिकल 22 में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 2022 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, उसको कस्टडी में लिया जाता है, तो उसके राइट्स के बारे में बात करता है। दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो पहले तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्फॉर्म करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास में लेके जाना पड़ेगा, उसको मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये कुछ रेमेडीज दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि कल को पुलिस आएगी जबरदस्ती आपको जो है वो अरेस्ट कर सकती है, हरास कर सकती है, ऐसे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी में। तो ये कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं जनता को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन 22 आर्टिकल 22(3) में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एनिमी एलियन और टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब अगर किसी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाने की जरूरत नहीं है। बिना केस चलाए भी, बिना ट्रायल किए हुए भी उस आदमी को आप जेल में रख सकते हो। इट इज लाइक अ रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट। तो इसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर सकती है सरकार। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसका यूज किया जाता है जब पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। पब्लिक ऑर्डर है ना, पब्लिक ऑर्डर हो या फ्रेंड रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं, उस केस में ही इसको यूज किया जा सकता है, अदरवाइज नॉर्मल केस में इसको यूज नहीं किया जा सकता। देखिए प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, बचाव, ठीक है। जैसे हम लोग मास्क पहनते हैं, इट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव मेजर, ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। तो बीमार होने से पहले जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं उनको कहा जाता है प्रिवेंशन, उन मेजर्स को कहा जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, है ना, वो सब। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि जो क्राइम होने से पहले
उस क्राइम को रोकने के लिए अगर किसी आदमी को डिटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे होता है ना, जैसे मान लो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, मोहल्ले में जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, जिनके हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, पहले जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, तो सरकार उनको दबोच लेती है ना, ताकि वहां पे टेंशन ना हो। तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ही है एक तरह का, क्राइम होने से पहले ही लोगों को डिटेन करना, एक प्रिकॉशनरी मेजर लेना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट रेफर्स टू टेकिंग इनटू कस्टडी एन इंडिविजुअल, किसी को इंडिविजुअल कस्टडी में लेना है, हु हैज नॉट कमिटेड अ क्राइम, अभी तक क्राइम किया नहीं है, येट बट द अथॉरिटीज बिलीव, अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि दैट पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, बस ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखिए दो तरह के डिटेंशन होते हैं वैसे तो, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन में तब लिया जाता है कोई आदमी जब उसने क्राइम कमिट कर दिया हो, मान लो किसी का मर्डर करके कोई भाग गया तो उसको अगर अरेस्ट किया जाता है, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन इज यूज्ड टू पनिश अ पर्सन आफ्टर ही कमिट्स द क्राइम। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज यूज्ड बिफोर दैट पर्सन कमिट्स क्राइम। क्योंकि अगर पुलिस को लगता है उस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये किया जाता है। कौन कौन से ग्राउंड पे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है ना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस, एंड फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इन केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के फ्रीक्वेंटली केस आपको जम्मू एंड कश्मीर से देखने को मिलते हैं। जब भी J&K में कोई इलेक्शंस होते हैं या कोई बड़ा इवेंट होता है, तो वहां के जो अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं या कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, उनको सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज देती है 1-2 महीने के लिए, ताकि वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये तो अभी मामला यही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जब लगे कि पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है तभी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जो लोग, दो लोग सरकार अगर सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं आपस में, है ना, अगर मान लो कोई दो आदमी सड़क के ऊपर दारू पी के अगर वो लड़ रहे हैं, तो सरकार उनको बोले कि चलो चलो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंदर चलो, अभी 2-4 महीने 6 महीने जेल के अंदर काटो। दैट इज नॉट पब्लिक डिसऑर्डर, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक डिसऑर्डर में दोस्तों फर्क होता है। अगर दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन अगर उन दो लोगों के झगड़े से एक बड़ी सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है, दैट कैन बी सेड एज पब्लिक डिसऑर्डर। तो सरकार ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कि सरकार जो छोटे मोटे केस में लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल देती है, उसको बंद करो। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक बड़ी टर्म होती है, अगर आप इसको हर किसी छोटे मोटे केस में डालोगे, दिस इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये पूरे का पूरा मामला थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, अदरवाइज आप लक्ष्मीकांत में और डीडी बासु में जाके इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अगला जो टॉपिक आता है वो भी J&K से ही आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नो अग्रीमेंट येट ऑन गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग। तो ये दो जगह ऐसी हैं कि 12th राउंड हुआ था बिटवीन चाइना एंड इंडिया, उसके बावजूद भी गोगरा और हॉट स्प्रिंग को लेके कोई भी एक प्रॉपर यहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो पाया है। बहुत सारी जगह है यहाँ पे जहाँ पे लेकर डिस्प्यूट था, मैं टाइम टू टाइम आपको करवाता रहता हूँ, जैसे चाहे वो चुमार वैली हो, चाहे वो आपका यहाँ पे गलवान हो, है ना, चाहे आपका पेंगोंग सो लेक हो, चाहे आपका दौलत बेग ओल्डी हो, इतनी डैम चौक हो, इतनी बार मैं इनको आपको करवा चुका हूँ। मेरे ख्याल से सपने में आपके भी आता होगा कहाँ पे कौन कौन सी जगह है, मुझे तो आता है क्योंकि मैं इतनी बार आपको करवा चुका हूँ। देखिए चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। इनमें से कुछ सब जगह पे डिस्प्यूट नहीं है, कई लोगों को लगता है कि हर जगह पे डिस्प्यूट है, नहीं ऐसा नहीं है। J&K में डिस्प्यूट है डेफिनेटली, ये जो जगह है। हिमाचल और उत्तराखंड में कोई हमारे बीच में डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट अच्छी तरह से डिमार्केटेड हो चुका है। सिक्किम बाउंड्री को लेके भी कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपको देख सकते हो मैकमोहन लाइन, यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना पार्ट मानता है। चाइना के अंदर जो भी मैप्स वगैरह दिखाए जाते हैं वो खुद का ही पार्ट मानता है, उसको अपने अंदर दिखाता है। तो ये कई सारी है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और कोई मेरा यहाँ पे इरादा नहीं था। ये जो रैंडम टॉपिक्स मैंने यहाँ पे प्लेसेस बता रखे हैं, ये रैंडम है, आपको इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ठीक है।
क्योंकि कई बार मैं टॉपिक करवा चुका हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसको ध्यान से करते हैं। अगर आपको कोई नई चीज मिलती है तो गूगल करिए, गूगल हमेशा आपकी हेल्प करेगा। बस आपको नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करके मुझे बता दीजिए और भैया बात का मजा ही आ जाएगा, क्योंकि अगर आप चीजों को देखते हो तो समझते भी होंगे। चलिए अगली जो बात है दैट इज फ्रॉम द साउथ इंडिया। कृष्णा रिवर को लेके डिस्प्यूट है। कृष्णा रिवर इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है। पहली 3 कौन सी हैं ये आप मुझे बता दोगे क्या कमेंट सेक्शन में? ठीक है, कमेंट में बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में कल जो मैं बता ही दूंगा आपको, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे। चलिए इसको लेके डिस्प्यूट है। देखिए यार इंडिया कितना बड़ा कंट्री है ना, इंडिया में बहुत सारी इंटर स्टेट रिवर्स हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं। तो देखिए सिंपली सी बात है, आप अपनी लाइफ से एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर किसी चीज को 2 पड़ोसी लोग शेयर करते हैं, 2-3 लोग, तो उसमें डिस्प्यूट होने की लाजमी सी बात है। और साउथ इंडिया वाले रिवर्स में जो है डिस्प्यूट थोड़े ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सदर्न जो स्टेट्स होती हैं वो सीजनल रिवर्स होती हैं, है ना, सीजनल रिवर्स होती हैं साउथ इंडिया वाली। कभी कभी उसमें पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी डिस्ट्रेस के टाइम में वहां पे पानी मिलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूट होने शुरू हुए। हिमालयन रिवर को लेकर ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होते क्योंकि साल भर उनमें पानी रहता ही है ना। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो कृष्णा रिवर को लेकर डिस्प्यूट था। ठीक है, अभी तेलंगाना जो है वो कृष्णा रिवर के डिस्प्यूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं एनवी रमन्ना जी, क्योंकि ये खुद आंध्रा से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि देखो भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप ऐसा करो कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट कर लो भाईचारे से। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रमन्ना जी ने खुद कहा है इनको। इन्होंने कहा है अगर आप कानून के तरीके से जाओगे तो समय भैया लंबा लग जाएगा, 2 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। आपको पता है हमारे कानून का। आप बाहर बैठ के ही आराम से सेटलमेंट कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप चाहते हो तो मैं मीडिएशन कर सकता हूं। मीडिएशन मतलब होता है ना, जो पंचायत में एक प्रधान होता है जो जिसकी सब बात सुनते हैं, अग्री करते हैं, वो उस तरह का उसको बोलते हैं मीडिएशन टाइप का। उसने बोला है कि मैं आपको मीडिएशन का ऑफर देता हूं, आप कानून के तरीके से ना जाके मीडिएशन के तरीके से जाओ यार, है ना। तो यही कहा है रमन्ना जी ने। ठीक है, और इन्होंने जो तेलंगाना की तरफ से जो वकील जो गए थे वहां पे, उन्होंने एक वहां पे काफी खराब बात बोली। उन्होंने कहा कि सर देखिए ऐसा है, ऐसा ना हो कि जो डिस्प्यूट जो है वो आसाम, मणिपुर और मिजोरम के हो रहा है, ऐसा ना हो कि कल वो तेलंगाना में भी हो जाए। अब ये बात जब इन्होंने बोली वकील साहब ने, तो रमन्ना जी जो है वो गुस्सा हो गए। इन्होंने कहा कि देखो ज्यादा मत बोलो, इस बात को सपने में भी मत सोचना। देखो उन्होंने लिखा हुआ है, हु शुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ डूइंग सच हार्म टू ईच अदर। हम भैया सब भाई हैं, अलग अलग स्टेट जरूर हैं लेकिन हैं तो सब भाई ना। तो इसलिए मिलजुल के काम करो। अगर आप कृष्णा रिवर की बात करते हैं तो देखिए कृष्णा रिवर जो है वो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। इन रिवर्स के बीच के और इनकी ट्रिब्यूटरीज के लेके ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, है ना। वो मैंने ही बनाई थी और ट्रिक्स भी आपको करवाए थे रिवर्स को कैसे याद करते हैं। तो महाबलेश्वर से जो है ओरिजिनेट होती है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका आंध्रा और तेलंगाना, इन 4 स्टेट में से पास होती है। बहुत पुराने समय से ही कृष्णा रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। जब यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे और मैसूर की सल्तनत हुआ करती थी, उस समय से ही है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के समय में भी विवाद हुआ और बाद में भी विवाद हुआ। तो फाइनली इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये ट्रिब्यूनल बनाया गया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंडर में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे कि वाटर डिस्प्यूट को लेके, वाटर शेयरिंग को लेके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? क्योंकि जब हमने कावेरी वाटर डिस्प्यूट किया था तो बहुत डिटेल में आपको मैंने वो करवाया था, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने वो अच्छे से किया होगा। तो आप मुझे बस उस आर्टिकल को बता दो जो वाटर शेयरिंग के बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1969 में ये वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया था और 1973 में 4 साल के बाद इसने अपना वर्डिक्ट सुनाया। उस वर्डिक्ट में जो है इसने कुछ पानी जो है महाराष्ट्र को दिया, 700 टीएमसी कर्नाटक को दिया और 800 टीएमसी जो है आंध्र प्रदेश को दिया। लेकिन उस समय में भी ये मामला जो है ठंडा नहीं हो पाया, डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो पाया। तो फाइनली फिर 2004 में दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया गया और 2010 में उसका वर्डिक्ट आया। लेकिन 2010 में तेलंगाना तो नहीं था, तेलंगाना तो बना 2014 में। तो आंध्र प्रदेश वाली जो प्रॉब्लम थी वो तेलंगाना में भी शिफ्ट हो गई और उसी बात को लेके जो है तेलंगाना भी सुप्रीम कोर्ट में गया है कि मुझे ज्यादा पानी चाहिए।
ठीक है, आंध्र प्रदेश और जो है कर्नाटका है मुझे कम पानी देते हैं, तो आप इनको बोलिए कि मुझे ज्यादा पानी दें। तो यही पूरे का पूरा डिस्प्यूट है। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। लेकिन भैया रमन्ना जी ने तो बोल दिया है कि आप लोग इसको प्यार मोहब्बत से सुलझा लो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। कानून के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, समय लग जाएगा। चलिए अगला जो है हम लोग करने वाले हैं आज का एडिटोरियल, एंड दिस एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, लॉकडाउन एंड वेरियस काइंड ऑफ सर्वेज। तो देखिए इंडिया में क्या है, पहले नेशनल सैंपल सर्वे हुआ करता था, है ना। नेशनल सैंपल सर्वे, वो सर्वे किया करते थे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को लेके। लेकिन अभी जो है कुछ समय पहले हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसे कहा गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और नेशनल सैंपल सर्वे को इसने रिप्लेस कर दिया गया। तो 2017 में इसको बनाया गया, तो ये प्रीलिम्स के लिए आपका इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये कई सारी चीजें कैलकुलेट करता है, जैसे कि ये टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। जैसे ये इंडिकेटर है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सभी के बारे में जो है वो अपना एस्टिमेट देता है। उसके अलावा देखो थोड़ा सा आपको मैं वैसे बता दे दो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना बहुत जरूरी है इस एडिटोरियल को समझने के लिए। एक होती है लेबर फोर्स और एक होता है वर्क फोर्स। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में दोस्तों डिफरेंस होता है। लेबर फोर्स का मतलब होता है कि कितने लोग काम की तलाश कर रहे हैं, कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं, उसका मतलब होता है लेबर फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब होता है कितने लोगों को काम मिला, जो लेबर फोर्स में काम ढूंढ रहे थे उनमें से कितने लोगों को काम मिला है, उसे कहा जाता है वर्क फोर्स। जैसे अगर 100 लोग काम ढूंढ रहे हैं तो ये लेबर फोर्स हो गया, और अगर इसमें से मान लो सिर्फ 90 लोगों को ही काम मिला है तो 90 हमारा वर्क फोर्स हो गया, और 10 हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया 10%। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब वो आपको मैंने बता दिया, वर्किंग और सीकिंग अवेलेबिलिटी फॉर द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी मैंने आपको बता दिया कि इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन इन द पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे 90 का एग्जांपल मैंने दिया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने आपको बता दिया, जैसे 10% हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसको दो बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। एक को कहा जाता है यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस में हम लोग 365 डेज का डेटा कैलकुलेट करते हैं। एक होता है वीकली स्टेटस। वीकली स्टेटस में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ही डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये सारे का सारा काम कौन करता है, जो नई बॉडी बनाई गई है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अंडर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इससे पहले नेशनल सैंपल सर्वे हुआ करता था, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये तो होगी थोड़ी सी आपके लिए बेसिक जानकारी। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं एडिटोरियल के ऊपर। देखिए अभी जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने एक आंकड़े जारी किए हैं लेटेस्ट, जिसमें जुलाई 2019 से लेके जून 2020 के बीच के आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि पिछले महीने साल जो है वो मार्च के महीने में लगभग जो है वो लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो मार्च अप्रैल मई जून का जो लॉकडाउन वाला पीरियड है वो भी इस सैंपल सर्वे में इंक्लूड है ना। तो एक्सपेक्टेशन क्या किया जा रहा था, एक्सपेक्टेड तो ये था कि जीडीपी की ग्रोथ तो लो है ही, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम कम होगा क्योंकि लॉकडाउन था। तो ये इस सर्वे से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि इस सर्वे में जो आंकड़े निकल के आएंगे उसमें बेरोजगारी की रेट बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन सबकी उम्मीदों को धराशायी करते हुए मोदी जी सरकार ने जो निकाली हैं आंकड़े, मतलब जो पीएलएफएस सर्वे आया है, इसमें दिखाया गया है कि इंडिया में एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम हुई है 4.8%। पहले ये बेरोजगारी 6.1% थी, 4.8% अभी हो गई है। तो मतलब है ना मैजिक, लॉकडाउन भी लगा, लॉकडाउन से पहले भी हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा बॉटम में थी, उसके बावजूद भी इंडिया में बेरोजगारी कम हो रही है। तो ये है मैजिक, इससे जो है डाउट होना तो लाजमी सी बात है। सरकार का कहना है कि जो यूजुअल स्टेटस है मतलब 365 डेज वाला, इसमें लो अनएम्प्लॉयमेंट है और लोगों को काम मिला है, मतलब इट वाज इजी टू फाइंड वर्क फॉर यूजुअल स्टेटस। तो डाउट तो होगा ही, क्यों, क्योंकि देखिए जनवरी मार्च 2018 से लेके जनवरी मार्च 2020 तक हमारी जीडीपी भैया 8.2 से लेके 3.1 चली गई है। आप एक बात और ध्यान पे रखो, यहाँ पे ये सिर्फ मार्च तक की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन तो मार्च के बाद लगा था ना 2020 में। तो लॉकडाउन से पहले ही हमारी जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 3.1% से ग्रो कर रही थी।
तो इसका मतलब उससे पहले ही हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। और अगर हम लॉकडाउन को भी कंसीडर करें तो आपको पता है कि अप्रैल मई जून के महीने में इंडिया की जीडीपी -23.9% चली गई थी, बहुत ही ज्यादा नीचे। मतलब माइनस में ही चली गई, तो क्या ही नीचे बोलूं, जीरो भी नहीं बोल सकते, ये तो जीरो से भी नीचे है। तो इतनी ज्यादा जब देश की हालत थी तो भैया सरकार कैसे कह रही है कि बेरोजगारी कम हो गई, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो देखिए कैसे हुआ ये। अगर हम लोग वर्क फोर्स की बात करें तो इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी में बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्हें कहा जाता है ऑन अकाउंट वर्कर्स। मतलब जैसे जो खुद की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जैसे जैसे कोई पकोड़े अगर तल रहा है, कोई चाय की दुकान पे अगर खोखा खोल के बैठा है ना, कि छोटी मोटी कपड़े की दुकान अगर किसी ने खोल रखी है, इस तरह के लोगों को कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग वो लोग होते हैं जो किसी और को काम करने के लिए हायर नहीं करते हैं, जबकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही वहां पे इन्वॉल्व करते हैं एज अ वर्कर। अब फैमिली मेंबर को सैलरी तो नहीं देनी पड़ती, अनपेड फैमिली वर्कर्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ऑन अकाउंट वर्कर्स। इस सेक्टर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। क्यों? क्योंकि देखिए लॉकडाउन के टाइम में जो पहले घर में काम करती थी, अभी बेचारा थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करने के लिए वो भी अपना हाथ बटाने लगे दुकानदारी में, तो इसी वजह से इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है, क्योंकि वुमेन अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, ये कोई एम्पावरमेंट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट कर रही हैं क्योंकि हालत बहुत खराब हो गई थी, तो शायद दो पैसे वो भी कमा लेंगी। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होगी तो दोबारा से यही वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वर्क में चली जाएंगी, है ना। तो ये आपको समझने की चाहिए इस बात को। अगली बात करते हैं रेगुलर वेज की, जिनको रेगुलर सैलरी वगैरह मिलती है ना, तो वो लोग हो गए वर्कफोर्स में। तीसरे हो गए हमारे जो है कैजुअल वर्कर्स, और एक हो गए हमारे जो मतलब देखिए, अब ये तीनों के तीनों लोगों की जो है वो काम धंधा तो इनके पास रहा नहीं, तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इन लोगों को अकोमोडेट करेगा? वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब इन सेक्टर में से जिन लोगों की जॉब चली गई है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उनको अकोमोडेट कर लिया है, क्योंकि फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को काम धंधा मिल रहा था। हालांकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है, लेकिन फिर भी ठीक है, एग्रीकल्चर में जो है थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिला है उनको। अब लॉकडाउन का यहाँ पे क्या इंपैक्ट हुआ वो भी देखने वाली बात है। देखिए अप्रैल मई जून इन 3 महीने में रहा जो है लॉकडाउन, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बंद थी। वीकली स्टेटस की अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की, तो वो थी 14% ओवरऑल। लेकिन अगर मैं अर्बन एरियाज में बात करूं तो बेरोजगारी की दर थी 20%, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर मैं सैलरी की बात करूं इसी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, तो जिनको लोगों को रेगुलर सैलरी मिल रही थी उनकी 2% सैलरी इंक्रीज हुई, ओनली 2%। और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, जिसको मैंने आपको बताया जो रेडी वैली वाले होते हैं बेचारे, इनकी यहाँ पे बेरोजगारी की दर वो हुई 16%, 16%। और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो ये डिक्लाइन हुआ 7.6%। भैया जब काम धंधा ही नहीं रहेगा, इनकम ही नहीं रहेगी, तो सेल्फ एक्सपेंडिचर थोड़ी ही हो पाएगा, है ना। तो ये थोड़ी सी आंकड़े आपको देखिए, थोड़े बहुत आंकड़े आपको पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि कल को आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं जहां पे इस तरह के आंकड़े आपको दिए जाएंगे, तो आपको उसको पढ़ना आना चाहिए कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो लोगों की अर्निंग कम हो गई, लोगों के पास काम धंधा था नहीं, वो सारी की सारी चीजें। लेकिन इस चीज को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो आपको अपना जो डेटा सिस्टम है ना, जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं। 2011 से 2012 के बाद हमारे पास, आपको पता है कि पॉवर्टी के आंकड़े ही नहीं है भैया सरकार के पास। फार्म इनकम के सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है 2011-2012 के बाद। अरे इनके लिए वेलफेयर मेजर तो लेना दूर की बात है, आपके पास आंकड़े ही नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम लोग कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2017-2018 के बाद हमारे पास डेटा ही नहीं है। और अगर मैं एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की बात करूं, इनकी सिचुएशन असेसमेंट का भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अगर डेटा है तो उसको रिलीज नहीं किया गया है। तो या तो हमारे पास डेटा ही नहीं है, डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है, अगर कलेक्ट भी किया जा रहा है तो उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे यार मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना। तो देखिए पहले तो मैंने आपको बताया कि नेशनल सैंपल सर्वे हुआ करता था इंडिया में, जो काफी ज्यादा डिटेल्ड डेटा रिलीज करता था, काफी डिटेल्ड डेटा जो है कलेक्ट करता था। लोगों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसकी वजह से क्लियर पिक्चर जो है बहुत ज्यादा हो जाती थी। एग्रीकल्चर इनकम के आंकड़े भी जो है वो रिलीज किए जाते थे पहले, नेशनल सैंपल सर्वे से पहले। लेकिन जब से जो है पीरियोडिक सर्वे बनाया गया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कंक्लूजन में यही निकल के आता है कि सरकार को ये जो आंकड़े हैं ज्यादा क्रेडिबल होने चाहिए,
है ना, इनके अंदर विश्वास होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ज्यादा डिटेल इंक्लूड करना चाहिए अगर आपको देश के सामने सही पिक्चर लेके आनी है तो। लेकिन अगर आप इस तरह गड़बड़ घोटाला करोगे तो भैया जनता का तो ट्रस्ट कम होगा ही सरकार के अंदर, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, इसमें से एक जो है आपका लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर सरकार कुछ जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है ना। देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज होंगी, वो थोड़ा आगे देखने। अभी सरकार ने नहीं बताया कि कौन सी कंपनी को हम लोग प्राइवेटाइज करेंगे। 4-5 कंपनीज के नाम दिए हैं जिनमें से किसी एक कंपनी को प्राइवेटाइज यहाँ पे किया जाएगा। अभी कौन सी कंपनी, देखिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, है ना, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन 4 कंपनीज का नाम सरकार ने लिया है। लेकिन इनमें से कौन सी कंपनी को प्राइवेटाइज करेगी सरकार, ये अभी तक फाइनलाइज इन्होंने नहीं किया है। तो ये आप थोड़ा इसमें पढ़ सकते हो। उसके अलावा एक ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में एक न्यूज और है। उसके अलावा एक और एडिटोरियल है जिसको आप पढ़ सकते हो डेमोक्रेसी को लेके, है ना। और उसके अलावा जो है मिलियंस अंदर लॉकडाउन इन चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर भैया डेल्टा वेरिएंट दोबारा से फैल गया है, जिसकी वजह से कई सारी सिटीज में वहां पे लगातार लॉकडाउन चल रहा है और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। देखिए मामला कुछ ऐसा फंसता है, आपको मैं वैसे कहानी बता देता हूँ कि कोई रशिया का कोई प्लेन था। रशिया का प्लेन वो चाइना के अंदर आया, रुका, और इस रशिया के प्लेन के अंदर जिन चाइनीज वर्कर्स ने सफाई की थी, तो इस प्लेन के अंदर वायरस होगा, है ना। और इन वर्कर्स को उसकी वजह से वायरस हो गया। अब इन वर्कर से 2 को, 4 को, 10 को, 20 को, 50 को, लाखों लोगों को हो गया। भाई ये वायरस इतना ज्यादा कंटेजियस है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, है ना। तो यही था दोस्तों आज के पूरे आर्टिकल्स वगैरह। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।